प्रिय विद्यार्थियों, आपके वीआईपी इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। जैसे मैं आप सभी जान रहे हैं कि यूट्यूब पर जो पहला लॉन्चिंग वीडियो अपलोड हो चुका था, उस वीडियो के बाद यह पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का होने जा रहा है। किसी कारणवश 2 से 4 दिन तक टाइम नहीं होने के कारण आप लोग से नहीं जुड़ पाए, लेकिन पहला चैप्टर जो है लेकर के आ गए हैं हम लोग इकोनॉमिक्स का, जिस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास के इतिहास के बारे में। तो इसके पहले आप लोग पढ़ चुके होइएगा, या जो भी न्यू बच्चे हैं अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो सबसे पहले पहला दिन है तो कुछ 2 से 3 मिनट आपसे बात करना आवश्यक है। तो आप सबसे पहले कॉपी को लेकर के बैठिएगा, साथ में पेन को लेकर के, ताकि आप फिर साथ में ही करते चलिएगा, जो एग्जाम के दृष्टि से आपको जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और उसके बाद आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी ये मत सोचिएगा कि हम इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मेरा पार्टनर जो है वो हमसे अच्छा अंक प्राप्त कर लेगा, क्योंकि विद्या को बांटना बहुत ही अच्छा बात होता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को जितना से जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और मेरे द्वारा लगभग पूरे चैप्टर को, इकोनॉमिक्स का एक एक वर्ड को आपके दिमागों तक समझाने की कोशिश किया जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग बात करते हैं। चैप्टर का नाम जो है अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास के इतिहास के बारे में है। तो अर्थव्यवस्था जो शब्द आ रहा है, तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था को ही हम लोग समझते हैं क्या, कि जैसे में आपको दिख रहा है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। और यह जो है 2 नंबर के लिए आपके एग्जाम के दृष्टि से, बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए बात करते हैं अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था का परिभाषा को लेकर के हम लोग बात करें तो अर्थव्यवस्था जो है एक तंत्र या ढांचा होता है। अर्थव्यवस्था जो है एक ऐसा तंत्र या ढांचा होता है जिसके अंतर्गत, यानी किसके अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, यानी अर्थव्यवस्था क्या है, एक तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं को क्या किया जाता है, संपादित किया जाता है। यानी अर्थव्यवस्था एक तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कौन सी किया जाता है, आर्थिक क्रियाएं संपादित किया जाता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या कि सर आर्थिक क्रिया किससे कहते हैं। तो चलिए अगला स्लाइड में आर्थिक क्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था एक तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कौन सी किया जाता है, तो आर्थिक क्रिया को संपादित किया जाता है। जैसे में बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। यानी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत जो है बैंकिंग भी आता है, बीमा भी आता है, परिवहन भी आता है, संचार भी आता है। यानी अब बात करें क्या, बीमा, और किसके अंतर्गत आता है, तो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। यानी अर्थव्यवस्था का एक तंत्र या ढांचा है जिससे हमको कौन सी आय की प्राप्ति होता है। आय की प्राप्ति किससे होता है, तो बैंकिंग के माध्यम से भी होता है, बीमा के माध्यम से भी होता है, परिवहन के माध्यम से भी होता है। परिवहन, परिवहन जो शब्द है वह आपको पता है क्या, कि परिवहन आज से कुछ साल पहले जब हम लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना हुआ करता था, तो उसमें क्या होता था, आने जाने में बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ता था। और आज इतने मॉडर्न युग आ चुका है, आधुनिक युग आ चुका है कि हम लोग को परिवहन करने के लिए अपने द्वार से, घर से निकलते ही किसी भी प्रकार का परिवहन को आसानी पूर्वक क्या कर लेते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से बात करें क्या, संचार के बारे में। तो संचार के बारे में बात करें तो संचार के माध्यम से ही हम लोग किसी भी न्यूज खबर के बारे में जानते हैं। जैसे में अभी आपको दिख रहा होगा क्या, कि जस्ट वर्तमान का घटना है, जंतर मंतर जो घटना है वो हम लोगों को तक पहुंच रहा है, तो किसके माध्यम से पहुंच रहा है, तो संचार के माध्यम से पहुंच रहा है।
तो संचार भी हमारे आर्थिक क्रियाओं को क्या करता है, संपादित करता है। यानी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन से चीज आ गए, तो बैंकिंग आ गया, उसके बाद क्या आ गया, बीमा आ गया, उसके बाद क्या आ गया, तो परिवहन आ गए, उसके बाद संचार। और दूसरी भाषा में कहें, दूसरी ओर लोगों को यह रोजगार के अवसर को क्या करता है, प्रदान करता है। यानी अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से चीज आ गए, तो बैंकिंग आ गए, बीमा आ गए, परिवहन आ गए और संचार आ गए। दूसरी ओर यानी दूसरी ओर इस ये जो भी चीजें हैं वे सभी चीजें क्या, रोजगार के अवसर को प्रदान करता है। लोगों तक रोजगार के अवसर को प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण योग बैंकिंग का होता है, बीमा का होता है, परिवहन का होता है और संचार का होता है। संचार का बात करें तो संचार के माध्यम से ही आप हमको आज लाइव में देख रहे हैं। और बात करें क्या, तो ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय कर सके। कहने का मतलब हो गया कि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु, यानी कोई भी व्यक्ति जो इन सभी कार्यों से जुड़े हुए रहते हैं, कौन कौन से कार्य का बात हो रहा है, तो बैंकिंग का बात हो रहा है, परिवहन का बात हो रहा है, संचार के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। तो ये सभी जो है, हम सभी जो जुड़ा हुआ रहता है वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, संतुष्टि के लिए देश में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं का क्या करता है, क्रय कर सकता है। तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने कॉपी पर। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्या किया जाता है, आर्थिक क्रिया को संपादित किया जाता है। याद हुआ, नहीं हुआ? चलिए एक बार और हम याद कराने की कोशिश करते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत, अर्थव्यवस्था क्या है, एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्या, आर्थिक क्रियाएं को संपादित किया जाता है। इसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि आते हैं। दूसरी ओर बात करें तो यह जो है लोगों को रोजगार के अवसर को प्रदान करता है। यानी बात करें क्या, तो दूसरी ओर यह जो है रोजगार के अवसर को प्रदान करता है, किसको, लोगों तक, लोगों को दूसरी ओर रोजगार के अवसर को प्रदान करता है ताकि लोग जो है अपनी आवश्यकताओं की क्या कर सके, संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय कर सके। अब आपको फिगर के माध्यम से दिख रहा है क्या, कि फिगर में जो है बात करें क्या, अर्थव्यवस्था का तंत्र। अर्थव्यवस्था के तंत्र के अंतर्गत हम बता चुके हैं क्या, कि बैंकिंग आता है, परिवहन आता है, उसके बाद बीमा आता है और संचार आता है। ये सभी जो है इससे हमको आर्थिक क्रिया क्या होता है, प्राप्त होता है। अब बात करें हम आगे, आपको बताया थे क्या, आर्थिक क्रिया के बारे में। तो चलिए आर्थिक क्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं अगला स्लाइड में क्या, कि आर्थिक क्रिया आखिर होता क्या है। तो आर्थिक क्रिया का बात करें तो आर्थिक क्रिया जो है ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह भी सवाल लगभग 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आर्थिक क्रियाएं का सबसे आसान परिभाषा क्या होता है, कि वैसी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम लोग परिभाषा देखते हैं, आखिर क्या है परिभाषा। तो हमारी वे सभी क्रियाएं, यानी हमारे द्वारा जो भी काम किया जाता है वैसी क्रिया जिनसे हमें क्या हो, आय की प्राप्ति हो। मान लीजिए हम अभी आपको क्या कर पा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं। तो टीचिंग कर रहे हैं तो इससे हमको क्या होगा, आय की प्राप्ति होगा। जो भी आपके पापा जी या जो भी घर के सदस्य हैं वह किसी भी प्रकार का काम कर रहे होंगे तो वे काम से जो आय आता होगा, आय मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, कि जिससे रुपया आता होगा वे उनका क्या है, आर्थिक क्रिया है। तो हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें क्या हो, आय की प्राप्ति हो, जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है वे कहलाते हैं, तो आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से भी इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में रखना है क्या, कि वैसी क्रिया जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है वे कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। और एग्जाम में बात करें तो 2 नंबर के लिए सवाल बनेगा क्या, तो आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं। तो वे सभी क्रियाएं
या हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें क्या हो, आय की प्राप्ति हो, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया याद हो गया, आर्थिक क्रिया वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें क्या हो, आय की प्राप्ति हो। सबसे पहले क्या आप पढ़ चुके, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किससे कहा गया, एक बार जल्दी जल्दी बोल दीजिए। अर्थव्यवस्था एक क्या है, तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत क्या किया जा रहा था, विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं को क्या संपादित किया जा रहा था। जैसे बैंक आ रहा था, परिवहन आ रहा था, बीमा आ रहा था, संचार आ रहा था। उसी प्रकार से बात करें क्या, आर्थिक क्रिया के बारे में। आर्थिक क्रिया वे सभी क्रियाएं या हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें क्या हो, आय की प्राप्ति हो। तो आय की प्राप्ति हो वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अब बात करेंगे क्या, आखिर आर्थिक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन से काम आते हैं। तो देखिए, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत सबसे पहले कृषि आता है, यानी जो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन से काम आते हैं, तो कृषि आते हैं। उसी प्रकार से बात करें तो क्या, आर्थिक क्रिया में उद्योग भी आता है। आर्थिक क्रिया के अंतर्गत व्यापार भी आता है, यानी उद्योग आता है, कृषि आता है, उसके बाद व्यापार आता है, परिवहन भी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है, संचार जिसके माध्यम से आप अभी हमको क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। उसी प्रकार से सेवाएं भी आता है आर्थिक क्रिया के अंतर्गत, यानी अभी जो है हम आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं। सेवा प्रदान कर रहे हैं मतलब आपको पढ़ा करके और समझाने का अभ्यास कर रहे हैं, समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो यह एक प्रकार के क्या कर रहे हैं, आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं। हमारे जो मैथ के सर हैं वे, या साइंस के जो सर हैं, या जो भी सब्जेक्ट के सर हैं, वे आपको क्या कर रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो यह किस प्रकार की क्रिया हो गया, आर्थिक क्रिया हो गया। उसी प्रकार से निर्माण करना, जो घर उर का निर्माण होता है या जो घर बनाया जाता है, पुल बनाया जाता है, उसका किसी न किसी प्रकार का क्या निर्माण होता है, और वे भी आर्थिक क्रिया से जुड़ा हुआ रहता है। तो आर्थिक क्रिया आपको समझ में आया, वे सभी क्रियाएं या वे हमारी सभी क्रियाएं जिनसे हमें क्या होता है, आय की प्राप्ति होता है। जैसे में कृषि के द्वारा आय की प्राप्ति होता है, उद्योग के द्वारा आय की प्राप्ति होता है, व्यापार के द्वारा आय की प्राप्ति होता है, परिवहन के द्वारा क्या आय की प्राप्ति होता है, संचार के माध्यम से भी आय की प्राप्ति होता है, सेवा के माध्यम से भी क्या आय की प्राप्ति होता है, निर्माण के माध्यम से भी आय की प्राप्ति होता है। अब बात करें क्या, अब हम 2 मिनट के लिए हट रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी अपने कॉपी पे लिखिए। चलिए आप लोग लिख लिए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, तो चलिए अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को लेकर के अभी तक आप लोग इतिहासकार के बारे में सुने थे। चलिए अब हम लोग जानते हैं, आपके बुक के अनुसार जो है अर्थव्यवस्था को लेकर के बहुत सारे अर्थशास्त्री में मतभेद हुआ था, यानी अलग अलग अर्थशास्त्री आए और अपना जो है एक एक परिभाषा दे करके चले गए। तो ये जो परिभाषा आपको दिख रहा है, वे परिभाषा एग्जाम के दृष्टि से नहीं पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव का जो सवाल होगा इससे बनता है। तो ऑब्जेक्टिव में सवाल बनता है, तो इसको भी हमको क्या देखना पड़ेगा कि आखिर ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार का सवाल बनता है। तो सबसे पहले एक अर्थशास्त्री थे, जिन अर्थशास्त्री का नाम था क्या, आर्थर लेविस। आर्थर लेविस के अनुसार अर्थशास्त्र का जो परिभाषा है, अर्थव्यवस्था का जो परिभाषा है, उसको क्या दिया गया, देखिए क्या दिया गया। अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, यानी जब क्या कौन आए, आर्थर लेविस आए। जब आर्थर लेविस आए तो उन्होंने एक अर्थव्यवस्था का परिभाषा क्या बोल दिए कि अर्थव्यवस्था का अर्थ जो होता है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। यह कथन किनका है, तो आर्थर लेविस का है। आर्थर लेविस का कथन क्या है, तो अर्थव्यवस्था का अर्थ जो होता है वह किसका होता है,
किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। जिसको किसी राष्ट्र के संपूर्ण आर्थिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के आधार पर समानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। आपको इतना रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। यह कथन किनका है? तो आर्थर ग्लेविस का है। आर्थर ग्लेविस का कथन क्या है कि किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ जो होता है वह किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। तो यह कथन किनका है? आर्थर ग्लेविस का है। उसी प्रकार से दूसरा अर्थशास्त्री आए कौन? तो ब्राउन के अनुसार। आपके बुक में दिया गया है ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था का परिभाषा। जब ब्राउन जी आए, अर्थशास्त्री जो है ब्राउन, वे आए और अपना अर्थव्यवस्था का एक परिभाषा देकर के चले गए। तो अर्थव्यवस्था का परिभाषा क्या दे दिया ब्राउन जी जो है? आर्थिक अर्जन की एक प्रणाली है। यानी अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक अर्जन की क्या है? एक प्रणाली है। दूसरे शब्दों में वह बोल के चले गए क्या कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिससे अंततः लोगों अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी सबसे पहले वे बोल गए क्या कि आर्थिक अर्जन का क्या है? एक प्रणाली है। कौन बोले थे? तो ब्राउन के अनुसार यह बोला गया था अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक जीवन का एक प्रणाली है। और वह उन्होंने ही बोले थे क्या? अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है। आर्थिक क्रिया का एक संगठन है जिसके माध्यम से लोग अपनी आवश्यकताओं की, आर्थिक आवश्यकताओं की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। तो आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का जो कथन है वह किनका है? तो ब्राउन के अनुसार है। उसी प्रकार से सैमुअल्सन के अनुसार, यह आपके बुक में नहीं दिया है, फिर भी यह कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछा जाता है क्या? सैमुअल्सन जी जो है यह भी क्या रहते हैं? एक अर्थशास्त्री रहते हैं जो आते हैं और अपना परिभाषा दे करके चले जाते हैं क्या? अर्थव्यवस्था जो है समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। यानी अर्थव्यवस्था क्या है? समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। यह लोगों द्वारा धन एवं वस्तुओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग से संबंधित होता है। अब बात करेंगे हम लोग क्या? अर्थव्यवस्था के भाग। अर्थव्यवस्था के भाग आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। और सबसे पहले बात, यहां से आप लोग अगर अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा। और इस प्रकार का वीडियो चाहते हैं क्लास में ही याद कराना, तो सबसे पहले आप अपने दोस्तों तक शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए इस चैनल के माध्यम से, जो वीआईपी इंस्टीट्यूट है उसमें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आपके दोस्तों को तक पहुंचे, जिससे आने वाला वीडियो एक भी आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब एग्जाम के दृष्टि से हम बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोई ऐसा आपके 10th में वह 3 माही एग्जाम हो या 6 माही एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, इसमें से सवाल बनता है। अब क्या, अर्थव्यवस्था को कितने भाग में बांट दिया गया? तो अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांट दिया गया। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा, किस अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसको 3 भाग में बांटा गया था। तो आपसे सवाल किस प्रकार का बनेगा? भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचना से आप क्या समझते हैं, या भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांट दिया गया? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया। सबसे पहला जो है प्राथमिक क्षेत्र आता है। उसी प्रकार से बात करें तो 2 में कौन? द्वितीयक क्षेत्र आता है। 3 में कौन? तो तृतीयक क्षेत्र आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र आता है। तो आप लोग बताइए कमेंट में जल्द से जल्द, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। सबसे पहला प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र, उसके बाद तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र कहा जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है?
तो तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र। उसी प्रकार से प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का क्या एक भाग है, द्वितीयक क्षेत्र भी एक अर्थव्यवस्था का भाग है और तृतीयक क्षेत्र भी अर्थव्यवस्था का भाग है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टि से अर्थव्यवस्था को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र का बात करें तो यह जो है प्राथमिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में प्राकृतिक से सीधा प्राप्त संसाधनों का उपयोग किया जाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है सीधे सीधे प्राकृतिक से प्राप्त किया जाता है। जो भी संसाधन होगा वे किससे प्राप्त किया जाएगा? प्राकृतिक से प्राप्त किया जाएगा, वह प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। उसी प्रकार से द्वितीयक क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त माल होगा वे कच्चे माल को मशीनों की सहायता से वस्तुओं में बदल दिया जाता है। जब प्राथमिक क्षेत्र किससे? प्राकृतिक से प्राप्त होगा और उसको मशीनों के माध्यम से कौन सी में? किसी वस्तुओं में बदल दिया जाता है। तो किसी वस्तुओं में बदल दिया जाता है तो वह कौन सा क्षेत्र हो जाता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और उसको जब किसी बाजार में ले जाते हैं और बाजार में ले जा करके लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो वह कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आ गया? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। जिस प्रकार से हम लोग अभी क्या किए होंगे कि इस पीडीएफ को सबसे पहले हम लोग घर पे बनाए होंगे। घर पे बनाए होंगे तो क्या किसी न किसी वस्तु से बनाए होंगे या इस संस्था में बनाया गया होगा। तो इस संस्था में बनाया गया होगा तो वह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आया। और उससे जब हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं यानी आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं इसके माध्यम से, तो यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आ गया? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। अब बात करें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से कार्य जाते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र आप लोग कमेंट में जल्द से जल्द बताइए, प्राथमिक क्षेत्र किस चीज से प्राप्त होता है? तो प्राकृतिक से प्राप्त होता है। प्राकृतिक से प्राप्त होता है तो कृषि जो है प्राकृतिक पर ही निर्भर रहता है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। पशुपालन, पशु को जो पाला जाता है वह भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। वन, वन तो आप बताइए वन जो है कौन सा क्षेत्र है, किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। उसी प्रकार से मछली पालन, मछली पालन जो है यह भी प्रकृति की दृष्टि से आता है। तो इसके मछली पालन जो है किस क्षेत्र में रखा गया है? तो प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया। तो आप लोग जल्द से जल्द बताइए, यहां तक याद हुआ? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से कार्य जाते हैं? तो कृषि आते हैं, उसी प्रकार से पशुपालन आते हैं, वन आते हैं, मछली पालन आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से कार्य जाते हैं? कृषि आते हैं, पशुपालन आते हैं, वन आते हैं और मछली पालन आते हैं। अब बात करें क्या द्वितीयक क्षेत्र का। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो उद्योग आता है, निर्माण आता है, उसी प्रकार से गैस एवं बिजली आता है। तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से? उद्योग आ गया, निर्माण आ गया, गैस एवं बिजली आ गया। तो अब बात करें क्या उद्योग जो है अलग अलग तरीकों से हो सकता है। सबसे पहले छोटी उद्योग, नहीं छोटी उद्योग के बाद लघु उद्योग भी हो सकता है, मध्यम उद्योग भी हो सकता है और बड़ा उद्योग भी हो सकता है। अब बात करें क्या तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कौन कौन से काम आते हैं? तो बैंक, बैंक इस पे चर्चा हो चुका है। कहां पे हुआ है आप लोग कमेंट में बताइए एक बार जरूर, कहां पे हुआ है बैंक का चर्चा? तो अर्थव्यवस्था का जैसे में हुआ है। यह जो है अर्थव्यवस्था का तंत्र या ढांचा था जिसके द्वारा क्या हो रहा था? आर्थिक क्रियाएं संपादित हो रहा था। आर्थिक क्रियाएं हमें क्या कर रहा था? संपादित किया जा रहा था, इसके माध्यम से परिवहन भी आ रहा था। तो देखिए है भी परिवहन भी है। तो तृतीय क्षेत्र हम बताया ना कि जो भी हमारा सेवा करने का मौका है वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आ गया? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आ गए? बैंक आ गए, परिवहन आ गए, संचार आ गए, व्यापार आ गए, अन्य भी सेवाएं, जितने भी प्रकार की सेवाएं होते हैं वे भी क्या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। अब बात करें तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत अन्य में क्या आ गया? तो आप अपने दोस्तों तक जो फेयर करने से भागते हैं, तो जब आप दीजिएगा फेयर करके दीजिएगा, फेयर कर दो पार्टनर कह करके, तो वह क्या करेगा? आपका फेयर कर देगा। फेयर कर देगा तो वह आपको क्या किया? सेवा प्रदान किया। सेवा प्रदान किया
तो बताइए वह कौन से क्षेत्र में आ गया? तृतीय क्षेत्र में आ गया। तृतीय क्षेत्र में समझ गया कि वैसा कार्य जाता है जिससे सेवा प्रदान होता है। जब कोई ड्राइवर जो है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है तो क्या करता है? आपको सेवा प्रदान करता है। उसी प्रकार से अभी जो है हम लाइव में आकर के आपको क्या कर रहे हैं? सेवा प्रदान कर रहे हैं। आपको जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं वह एक प्रकार का सेवा है कि आप सभी जो है लाइव में जुड़े हुए हैं और हम आपको क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो यह भी एक प्रकार का क्या सेवा है। तो सेवा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। अब बात आगे करें क्या? तो आगे बात करें तो राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। अब राष्ट्रीय आय का जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग योगदान था। यानी जब प्राथमिक क्षेत्र का बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है 1901 में जो है प्राथमिक क्षेत्र में 63.6% की आय प्राप्ति होता था। लेकिन जैसे ही 1901 से मेरा देश आजादी के ओर बढ़ा, 1947 जब आया तो उस समय यहाँ का आय की घटने का जो सिलसिला था वह घटना शुरू हुआ और कितना हो गया? तो 63.6 से घट करके 63.6 से घट करके कितना हो गया? 58.7 हो गया। तो प्राथमिक क्षेत्र में 1901 में हमें कितना आय की प्राप्ति होता था? तो कितना? 63.6% की आय की प्राप्ति होता था। और जब 1947 जब मेरा देश आजाद होने आया उस समय आय की प्राप्ति कितना घटते हुए आ गया? तो 58.7% हो गया आय की प्राप्ति। तो कब का बात है? तो जब मेरा देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय कितना आय की प्राप्ति होता था? तो 58.7। 1901 में कितना होता था? तो 63.6%। उसी प्रकार से 2007 में हमें कितना आय की प्राप्ति होता था? तो सीधा 58 से घट करके जब आजादी हुआ था हमारा देश तो उसमें जो है घट करके 58 से सीधा कितना 22% पे आ गया। यानी हमारे अर्थव्यवस्था में जो हमें आय की प्राप्ति होता था 1901 में वह कितना होता था? तो लगभग 63.6% होता था। उसी प्रकार से जब देश आजाद हुआ तो 63.6 घट करके कितना हो गया? 58.7% के आसपास में आ गया। उसके बाद जब बात करें 2007 यानी जब 1947 के बाद 1949 आया, उसी प्रकार से 2007 आया तो 2007 में कितना हो गया? 22% हो गया। यानी 58.7 से घटा लीजिए 22 कितने पे आता है? तो बात करें क्या 58.7% से घट करके कितना हो गया? 22% हो गया। तो कितना कम हो गया अचानक? तो देख लीजिए कितना हो गया? 36.7% जो है अचानक घट गया। हमें अरे जो आय की प्राप्ति होता था वो कितना घट गया? 36.7। जब देश आजाद हुआ तो प्राथमिक क्षेत्र के माध्यम से, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत से यानी कृषि के माध्यम से जो क्या था कृषि था, उसके माध्यम से पशुपालन था, उसके माध्यम से आय की प्राप्ति 1901 में बहुत अच्छा होता था, 63.6% होता था। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ तो उस समय घट करके कितना 58.7। और जैसे ही आजाद होने के कुछ साल बीता, जब 2007 आया तो क्षेत्र में एक में तो 12.7 से बढ़ करके कितना हो गया? 14.3 हो गया। तो 12.7 बढ़ कर कितना हुआ? 14.3। कब? जब मेरा देश आजाद हुआ। तो द्वितीय क्षेत्र में सबसे पहले 1901 में कितना आय की प्राप्ति होता था? तो 12.7%। और द्वितीय क्षेत्र का ही बात करें तो जब देश आजाद हुआ तो उस समय कितना हो गया था? 14.3 हो गया था। और आगे जब 2007 आया तो और भी ज्यादा बढ़ा, और भी ज्यादा बढ़ा। किसमें? द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में कितना हो गया?
22% हो गया, यानी लगभग 7 पॉइंट कुछ परसेंट क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया। उसी प्रकार तृतीय क्षेत्र की बात करें हम लोग तो सेवा क्षेत्र भी इसको बोला जाता है, पता है ना। तो सेवा क्षेत्र में 1901 में कितना आय की प्राप्ति होता था, तो 23.7%। 23.7% किस में, 1901 में हमें तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, यानी जो सेवा क्षेत्र था उस समय 1901 में कितना की आय की प्राप्ति होता था, तो 63.7% प्राप्ति होता था। लेकिन ज्यो ज्यो टाइम बीता और देश में क्या आजादी का लहर जगा, उस समय परिवहन भी चालू हो चुका था। तो परिवहन चालू हुआ तो यह बढ़ करके कितना हो गया, 27% हो गया, यानी जो आय की प्राप्ति है वह क्या होने लगा तृतीय क्षेत्र के माध्यम से और भी ज्यादा बढ़ने लगा। और अब देखिए 2007 आते आते 2007 आते आते बहुत ही ज्यादा, यानी जब मेरा देश आजाद हुआ था उससे सिर्फ दुगुना नहीं, दुगुना से कुछ ज्यादा मात्रा में बढ़ करके और आय की प्राप्ति होने लगा। यानी बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में 1901 में कितना आय की प्राप्ति होता था, 63.6, लेकिन जब देश आजाद हुआ उस समय कितना आय की प्राप्ति होता था, तो 58.7, यानी प्राथमिक क्षेत्र के माध्यम से हमें आय की क्या हुआ, घटा, आय जो है घटा, कितना घटा, तो लगभग 5% के आसपास में घटा। उसी प्रकार से जब देश आजाद हुआ और देश आजाद होने कुछ साल बीता, 2007 आया, तो उस समय अचानक बहुत ही ज्यादा घट गया आय की प्राप्ति और 22% के माध्यम से हो गया, 22% हो गया। उसी प्रकार से द्वितीय क्षेत्र में 1901 में कितना, तो 12.7 था, लेकिन वह बढ़ करके कितना हो गया, देश आजाद होते होते 14.3 हो गया और 2007 में 22% हो गया। और बात करें तृतीय क्षेत्र में, तो तृतीय क्षेत्र में 1901 में जो है 23.7% था, लेकिन बढ़ करके तृतीय क्षेत्र में क्या हो गया, 27% हो गया और उसके आगे बात करें तो 56% हो गया, यानी दुगुना से कुछ अधिक बढ़ गया। अब बात करें हम क्या, तो प्राथमिक क्षेत्र के बात करें तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र का उसी बात को दोबारा दिया गया है, क्या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आता है, तो कृषि आता है, पशुपालन आता है, वन आता है, मत्स्य पालन जो मछली पालन कहा जाता है, ये सभी क्या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र का बात करें तो इसमें उद्योग आता है, निर्माण आता है, विद्युत आता है, मशीन निर्माण आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत यानी जिसको सेवा क्षेत्र बोला जाता है, उसमें क्या व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन और सेवा आता है। चलिए हम लोग आज इतना ही तक रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।